उसकी आंख जब खुली तो काफ़ी देर तक वो हाली हाली जहन से ये सोचती रही कि वो कहाँ है। उसका सर भारी हो रहा था, जिस्म पसीने से शराबोर था, बाल बिखर गए थे। उसका जहन अब भी कुछ याद करने से इनकारी था। उसका जिस्म सुन्न था। काफ़ी देर तक उसी तरह पड़े रहने के बाद उसको एहसास हुआ कि कुछ गलत है, और यकदम उसके जहन में एक झमक्का सा हुआ। सैलून से बाहर निकलता, हारून की कॉल अटेंड करता उसका वजूद, वो सफ़ेद वर्दी वाला ड्राइवर, दो निकाब पोश, और उसकी शादी। ओह खुदाया, वो कहाँ थी? उसका दम घुट रहा था। शायद वो किसी गाड़ी में थी, बल्कि नहीं, वो गाड़ी की डिक्की में थी। उसने उठने की कोशिश की, उसका जिस्म अकड़ गया था। वो यहाँ क्यों थी? कब से थी? कौन यहाँ लाया था? उसे नहीं पता था। 10 मिनट मज़ीद उसी तरह पड़े रहने के बाद उससे हिम्मत की थी और उठकर बैठी थी, सुकड़ कर, सिमट कर। उसकी टांगें बुरी तरह दर्द कर रही थीं। वो जगह काफ़ी तंग नहीं तो इतनी खुली भी नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत मुजतमा करती उठी थी और सीट फलांग कर आगे आकर बैठी थी। इतनी सी कोशिश में वो हाँफने लगी थी। सुबह की भूखी प्यासी, ऊपर से जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। सुबह से शादी की तैयारियों में उसको भूख का एहसास ही नहीं हुआ था। शादी, ओ खुदाया, शादी। उसकी आज शादी थी। वो अगवा हो चुकी थी। उसका दिमाग चकराने लगा। उससे अपना फ़ोन ढूंढने को यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन बेसुध। तभी उसकी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पे पड़े छोटे बटनों वाले मोबाइल पे गई। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया था। सबसे पहले वक्त देखा था। सुबह के 5 बज रहे थे। उसके आंसू बेख्तियार बहने लगे। दिल हल्क में आ गया। या अल्लाह, मेरे बाबा, उनकी इज्जत। उसकी ज़ुबान से बस यही पिसला था। ये रोने का वक्त नहीं था, ये वक्त यहाँ से निकलने का था। उसको यहाँ से जाना था। फ़ौरन किसको कॉल करे? किसको? उसे महर को कॉल करने के लिए मोबाइल चेहरे के आगे किया, नंबर डायल करना चाहा, लेकिन जहन ऐसे था जैसे खाली स्लेट। उसे खुद पे गुस्सा आया और तर्स भी। उसे सफ़ीर का नंबर डायल करना चाहा, लेकिन उंगलियों ने 2 हिंसों के बाद कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया। वो फिर से रोने लगी थी, बिलक बिलक कर। यकदम उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। हसन। उसको हसन का नंबर याद था। उसे धड़ाधड़ नंबर डायल करना शुरू किया। बेल जा रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। इस आवाज़ से उसके कानों में सूर फूंका था। जब कहीं फंसोगी ना तब करती रहना मुझे कॉल्स। आंसू उबल उबल कर उसकी आंखों से निकल रहे थे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ हसन सुल्तान का नंबर जुबानी याद है। उससे मोबाइल जोर से गाड़ी के सामने वाले शीशे पे दे मारा था। वही हसन जिसका मोबाइल आए दिन कहीं ना कहीं छुपा देती हो। उसके जहन के पर्दों पे एक ही आवाज़ लहरा रही थी। उसने गाड़ी के शीशों को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया था। वो कभी गाड़ी की छत को ज़ोर ज़ोर से मारती तो कभी शीशों को बजाती। 1 घंटे तक वो इसी तरह चीखती चिल्लाती रही, कभी रोती और कभी बाहर फैलती सफ़ेदी को देखती। ये उभरता हुआ सवेरा उसकी ज़िंदगी पे कालक मल देगा, वो जानती थी। उसके हाथ सुर्ख हो चुके थे। हुलिया अख्तर, आंखें सूज गई थीं। उसे थक कर सीट की पुश से सर टिका दिया था जब उसने एक स्याह आंखों वाले नौजवान को गाड़ी की तरफ आते देखा। उसे ज़िंदगी में किसी चेहरे से इतनी नफरत नहीं हुई जितनी उस वक्त उस शख्स से हुई थी। वो शायद अभी नींद से जागा था। उसे 10 दिन कब का वो प्रपोजल याद आया, अपना इनकार याद आया, उसका मुस्कुराता चेहरा याद आया, वो ड्राइवर, वो नकाबपोश याद आए। वो बिल्कुल सुन सांस रोके उसको करीब आते देखती रही। वो स्याह टी शर्ट में मलबूस था, बिखरे हुए बाल थे, आंखें सुर्ख थीं। वो इस हुलिये में भी वजीह लग रहा था। उसे गाड़ी अनलॉक की थी और गर्दन अंदर करके गाड़ी के अंदर देखना चाहा, लेकिन अंदर बैठे वजूद को देखकर उसका सांस सक रुक गया। वो ऑफ वाइट कामदार गाड़ी में मलबूस, उलझी लट्टू और बेखाल चेहरे वाली लड़की इस वक्त यहाँ क्यों थी? उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो यहाँ थी, मतलब बहुत कुछ गलत था, बल्कि सब कुछ गलत था। वो उसको देखते आंखों में खून लिए नीचे उतरी थी। उमर अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वो उसके सामने खड़ी थी, आंखों में गस्प लिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने अटक अटक कर पूछा था। मेरी शादी की रात तुम मुझे अगवा करके लाते हो, सुबह तक मुझे अपनी गाड़ी में कैद रखते हो, और अब मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो हंसियानी अंदाज में चीख रही थी। आप आपकी शादी नहीं हुई? हाले ने कहर बरसाती नजरों से उसको देखा था और फिर एकदम से उसके सीने पे थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। वो जो अभी एक शौक से निकला नहीं था, हैरत से उसको मारते देखता रहा। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी।
तुम्हारी 2 टके की मोहब्बत ने मुझे से मेरा सब कुछ छीन लिया। उसको मारती जाती और चिल्लाती जाती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें घटिया इंसान। उमर ने उसको रोका नहीं था। वो खामोशी से मार खाता रहा। 2-3 मिनट बाद वो थक गई थी। उससे अपने हाथ पहलू में गिरा दिए थे। उमर को भी होश आया था। आप रात घर नहीं पहुंची? वो हैरत से पूछ रहा था। उसकी आंखें फजी ही फजी रह गईं। या अल्लाह, आप रात घर नहीं गईं? उसने अपने माथे को छुआ था। वो हाले के यहाँ होने के शौक से अभी निकला ही था कि उसको हाले के वहाँ ना होने का शौक लग गया था। उससे अपनी जेब टटोली थी और मोबाइल बाहर निकाला था। अब वो यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। हाले खामोश मगर चुपती नज़रों से उसको देखती रही। उसे जैसे ही मोबाइल ऑन किया, उसको मिराज सुल्तान की 45 मिस कॉल्स मौसूल हुई। DIG की 10 और बाकी लोगों को उसने देखा ही नहीं था। उसने फ़ौरन यूट्यूब पे जाकर न्यूज़ चैनल ढूंढा था। हाई कोर्ट जज मेराज सुल्तान की बेटी और मशहूर बिजनेस टाइकून सफ़ीर सुल्तान की कज़न हाले सुल्तान कल रात एक साइलोन से गायब हो गई हैं। कहा जा रहा है वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और उन पे इस शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था। लिहाजा वो रिपोर्टर अभी कुछ और भी कह रही थी जब हाले ने उसका मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से लेकर ज़ोर से ज़मीन पर पटका था। मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हो? हाँ, बहुत सुकून आ रहा है तुम्हें, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये क्या अदाकारी कर रहे हो मेरे सामने, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? वो उसके सर पे खड़ी गुर्रा रही थी। उमर ने उसको अफसोस से देखा था। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन इस वक्त सुलह सफाई का वक्त नहीं है। चलिए मैं आपको घर छोड़ाता हूँ, जज साहब परेशान होंगे। तुम्हारे साथ जाऊंगी मैं, तुम लेकर जाओगे मुझे। लानत भी नहीं भेजती मैं तुम पे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं उमर, मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। बस एक बार मैं अपने खानदान को तुम्हारी हकीकत बता दूं, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो सुर्ख होती आंखों के साथ धाड़ रही थी। या तो आप मेरे साथ जाएंगी, या फिर मैं अभी और इसी वक्त आपको अपने घर के स्टोर रूम में बंद कर दूंगा। आखिर को अगवाकार तो हूं ना मैं। फिर क्या करेंगी आप, किसको जाकर सफाई देंगी? उसकी आंखों में देखते ऐसे ठंडे लहजे में बोला था कि हाले को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई। वो खामोशी से आगे बढ़ने लगी जब उमर की आवाज़ से उसको रोका था। इस हालत में घर जाएंगी? ऊपर कुछ कपड़े रखे हैं, जाएं चेंज करके आएं। उसकी तरफ देखे बगैर बोला था। तभी शानो अपनी आंखें मसलती गेट के सामने लगा जंगला पार करती अंदर दाखिल हुई थी। हाले को देखकर चौंकी थी। उमर भी उसको देख चुका था। शानो, उन्हें अंदर ले जाओ और जो कपड़े सरदार लाया था उनमें से कुछ इनको निकाल कर दो, जल्दी। वो नर्म मगर तहक्कुम भरे लहजे में बोला था। वो सर हिलाती हाले को लेकर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसे कॉटन का स्याह सूट पहन रखा था। मीठा मीठा सा मेकअप अब मुकम्मल तौर पर गायब था। उमर गाड़ी के अंदर बैठा था। वो खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। फिलहाल वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी जिससे उसकी और बदनामी हो। उसे बस घर पहुंचना था, किसी भी तरह, कुछ भी करके। अस्पताल का माहौल वैसा ही था। दम घुटा था, सांस रोक था। मिराज सुल्तान को हार्ट अटैक हुआ था। सफ़ीर, शम्स और शाहिद हुसैन सारी रात अस्पताल में उनके साथ रहे थे। हसन को थोड़ी देर पहले घर भेज दिया गया था। 10 मिनट पहले डॉक्टर ने मिराज सुल्तान की रिकवरी होने की नवीद सुनाई थी, जिससे सफ़ीर के आसाब ढीले पड़े थे। जबकि मिराज सुल्तान ने होश में आते ही जो पहला नाम लिया था वो उमर था। उनकी बार बार यही तकरार थी, कोई उमर को बुला दो, मेरे उमर को बुलाओ, मेरी हाले को वही ला सकता है, उसको बुला दो। वो हर आते जाते को यही कहते। सफ़ीर उनकी इस तकरार से हैरान भी था और गुस्से में भी, लेकिन डॉक्टर्स के ये कहने पर कि वो अब तक दवाइयों के ज़ेर असर है, वो खामोश हो गया था। शाहिद ने उसको और शम्स को घर जाने को कहा था। वो खुद भी ज़रा सुकून चाहता था। तभी शम्स को लेकर सुल्तान मंजिल की जानिब रवाना हो गया। उसकी गाड़ी सुल्तान मंजिल के गेट के आगे रुकी थी, लेकिन नहीं, सिर्फ एक गाड़ी नहीं रुकी थी। वहाँ इस वक्त उसी लम्हे एक और गाड़ी भी रुकी थी, उमर हयात की गाड़ी। सफ़ीर गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा था। गाड़ी से निकलते उमर हयात को देखकर उसका खून खोल उठा था। वो बिफर कर नीचे उतरा था, लेकिन इससे पहले उमर घर के अंदर दाखिल हो गया था। सफ़ीर तेज से चलता उसके करीब पहुंचा था। उसको पीछे से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया था और उसे मारने के लिए अपना हाथ बुलंद किया था, जिसे उमर ने पर गिरफ्तारी से पकड़ लिया। हाले ने उसको देखा था। उसकी बिगड़ी हालत देखकर दिल दुखा था। वो सादा से स्याह लिबास कुर्ते में महफूज था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। पहले मेरी मंगेतर को फड़कला कर मेरी शादी की रात मुझे जलील कर दिया और अब मेरे घर में घुस आए हो। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया था।
उसकी आवाज़ें सुनकर घर के सारे मकीन भाई निकल आए थे। महर ने यूसुफ सुल्तान का हाथ पकड़ रखा था। वह हाले को देखकर रोने लगे थे और वहीं से अपने बाजू वा किए थे। मेरा सा, मेरी हाले, मेरा सुकून, वो रोते हुए बोल रहे थे। हाले भागती हुई उनके करीब गई थी और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। यूसुफ सुल्तान भी रो रहे थे। सफ़ीर जरा देर को थम गया था। उनसे अलग होकर हाले महर के गले लग गई थी। महर उसको तसल्ली दे रही थी, उसका सर चूम रही थी। वो रो रही थी। हाले हसीना बेगम से मिलने के लिए आगे बढ़ी थी जब फरवा की आवाज़ बुलंद हुई। यहाँ ये मेलोड्रामा ही होता रहेगा या कोई इससे ये भी पूछेगा कि ये कहाँ रात गुजार कर आ रही है, या फिर इसको माफ़ है सब सुल्तान की इज्जत को नीलाम करना भी, हमें जलील और रुसवा करना भी, छुपकर निकाह करना भी। निकाह? हाले ने मुड़कर उनको देखा था। किस निकाह की बात कर रही हैं आप? वो हैरान थी। कितने निकाह कर रखे हैं तुमने? मैं उसी निकाह की बात कर रही हूँ हाले सुल्तान, जो तुमने इस लड़के उमर की तरफ हाथ से इशारा किया था, इस एएसपी से कर रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। मैं इस आदमी को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मेरा यकीन करें, खुदा की कसम, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? परवा ने मोबाइल की स्क्रीन उसके आगे की थी। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज, अस्पताल का इजाज़तनामा, रेस्टोरेंट में खींची गई तस्वीर। या अल्लाह, ये वो किस साजिश में फंस गई थी। वो सुन सी मोबाइल को देखे गई। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी। ये सब सब कुछ झूठ है, वो अटक अटक कर बोल रही थी। सच मुख्तलिफ है, आप लोग मेरा यकीन करें, खुदा के लिए कोई मेरी भी सुनो। ये झूठ है, धोखा है। बकवास करती हो तुम, झूठी हो, आवारा, बदकार। पहले मुंह काला करवा लिया और अब वापस आ गई हो। किस लिए आई हो अब? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, कोई जगह नहीं है यहाँ तुम्हारी। खुदा की लानत हो तुम पे हाले। फरवा चिंगार रही थी। फरवा, इसको सफाई का मौका तो दे दो, तुम इसको बोलने तो दो। वो मेरी बेटी है, ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। हसीना रात से लेकर अब पहली बार बोली थी। अगर ये सच्ची है तो लाए कोई गवाही, कोई सबूत, कुछ है इसके पास? झुटलाए इन सारे सबूतों को, लाए कोई गवाह। ये एक भागी हुई लड़की है, एक बदकार लड़की। चची अपनी हद में रहें, वो बामुश्किल बोली थी। मैं चुप रहूं? हाँ भाई, घर से तो मैं भागी थी ना, मुझे ही चुप रहना चाहिए, मुझे ही हद में रहना चाहिए। अब एक भागी हुई बेहया लड़की मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। पहले तुम खुद को तो सच्चा साबित कर दो। सफ़ीर उमर को वहीं छोड़े आगे बढ़ आया था। मम्मी, इसको बोलने दे, शायद वो सच कह रही हो। सफ़ीर पिघलने लगा था। हाले ने उसको तशक्कुर से देखा था। हाले, तुम बताओ क्या हुआ था? वो ज़रा नरमी से बोला था। मेरा इससे कोई निकाह नहीं हुआ। वो अब भी हैरान थी। दादा जान, इसने मुझे अगवा किया है, इससे मुझे पूरी रात अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद रखा, और तुम्हें लगता है हम तुम्हारा इतबार कर लेंगे? फरवा ने उसकी बात काटी थी। सबूत दो हाले सुल्तान, सबूत। बाकी सब खामोश थे, बिल्कुल चुप। हाले, सच बताओ, सब कुछ सच। अगर एक लफ्ज़ भी झूठ या धोखा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लड़का कौन है और तुम कल रात कहाँ थी? यूसुफ सुल्तान की संजीदा सी आवाज़ आई थी। उसी वक्त हसन भी कमरे से आ गया था। वो हाले के गले लगना चाहता था, लेकिन ये वक्त नहीं था। मैं आपको सब बताती हूँ दादा जान, सब कुछ सच। ये लड़का, मैं इसको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। ये मुझे एक सड़क पे जख्मी मिला था। वो हाथ उठाकर तेज तेज बोले जा रही थी। मैं इसको अस्पताल ले गई और इसका इलाज करवाया। हारून भी मेरे साथ था, मैं अकेली नहीं थी। मेरा और इसका कोई निकाह नहीं हुआ। कुछ दिन पहले इसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने मना कर दिया और वो रोने लगी थी। और इसने मुझसे बदला लिया। दादा, ये मुझे अपने घर ले गया। दादा, इसने मुझे अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। इसको पुलिस के हवाले करें, इसको सजा दिलवाएं, इससे मेरी इज्जत खराब की है। वो इजाज़तनामा और बाकी सब कुछ भी सच नहीं है। मैंने बस इसका इलाज करवाने को झूठ बोला था, मुझसे गलती हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके जुमले बेतरतीब थे। उसी वक्त शम्स अस्पताल से वापस आए थे। हाले और उमर को देखकर उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो तैश से उसकी जानिब आए थे। कहाँ थी तुम बदसात? सारे शहर में हमें रसवा करके चैन नहीं मिला, जो अब यहाँ आ गई हो जलील लड़की। बाप को मरने के लिए छोड़कर चली गई। मेरा भाई अस्पताल में मर रहा है और तुम इस 2 टके के एएसपी के साथ। वो उसका बाजू पूरी तरह झंझोड़ते चिल्ला रहे थे। मेरी बहन को छोड़े चचा जान। हसन ने उनका बाजू पकड़कर उनको दूर करना चाहा, जिसे शम्स ने पूरी तरह झटक दिया था। बेगैरत, तुमने अपनी गैरत बेच खाई है क्या? तुम्हारी बहन घर से भाग गई थी, क्या सब कुछ भूल गए हो?
वो दाढ़े थे। मेरी बहन नहीं भागी। जो कुछ भी हुआ है एक हादसा है। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। आप खुद को गैरतमंद कहते हैं। ये है आपकी गैरत, मेरी बहन पे हाथ उठाना, उसको जलील करना। और बस यहाँ शम्स का हाथ उठा था और हसन के गाल को सुर कर किया था। हसीना ने फ़ौरन उसको दूर किया था और अपने पीछे छुपा लिया था। वो चुप नहीं हुआ था, वो अब भी बोल रहा था, यतीम नहीं है हम जो यूं मारपीट करेंगे आप। मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं सबको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। यतीम नहीं हूं मैं, मरा नहीं है मेरा बाप। वो रोते हुए चिल्ला रहा था जबकि हालत ठहर सी गई थी। उमर को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। शम्स यहाँ थे, सफ़ीर यहाँ था, फिर मेराज कहाँ थे, बाबा कहाँ है? वो सफ़ीर की तरफ देखते पतकत बोल पाई थी, अस्पताल में है तुम्हारा बाप, मर रहा है वो, तुम्हारे करतूतों की सज़ा भुगत रहा है मेरा भाई। वो पूरी तरह चीख रहे थे। हाले ने खामोशी से अपना हाथ छुड़ाया था। उमर को बेहतियात झटका लगा था। उससे जाने को कदम मोड़े थे लेकिन फिर रुक गया। वो हाले को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो भरे मजमे में उस पर इल्ज़ाम लगा सकती थी लेकिन वो उसे इस मजमे में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसकी अपनी सोच थी, उमर की अपनी मजबूरी थी। मैं बाबा के पास जा रही हूँ, मुझे जाना होगा। वो अपने चेहरे पे हाथ फेरती खुद को बामुश्किल नॉर्मल रखती बोली थी। वो आगे बढ़ी थी जब सफ़ीर ने उसकी कलाई दबोच ली थी। तुम्हें पहले अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी हाले। वो सपाट से लहजे में बोला था। मैं बेगुनाह हूँ सफ़ीर, मेरा यकीन करें। वो बहते हुए आंसुओं से बोली थी। साबित करो, हतमी लहजा। अगर तुम इतनी ही नेक हो तो रात उस गाड़ी में अपनी मर्जी से क्यों बैठी थी? सब देख चुके हैं हम, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? शम्स से उसको छिड़का था। मैं उस वक्त हारून से बात कर रही थी चचा जान, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं था। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? ये आधी फुटेज है। उस रात मेरे साथ हारून भी था, मैं अकेली नहीं थी, मेरा यकीन करें। उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। ठीक है, ऐसा करते हैं, हारून से पूछ लेते हैं। वफा मुतमिन सी बोली थी। हाले ने मुड़कर उनको देखा था। उसकी आंखें चमकने लगी थीं। आंसू जरा देर को थम गए थे। ये उसको पहले क्यों याद नहीं आया? हाँ, आप लोग अभी हारून को कॉल करें और उससे पूछें, वो सब जानता है, उसको सब पता है। वो मॉल में होने वाली मुलाकात के बारे में भी जानता है। वो एकदम पुरजोश हो गई थी। फरवा ने हारून को कॉल मिलाई थी। बेल जा रही थी। महर, हसीना, हसन, सफ़ीर, शम्स और यूसुफ सुल्तान सब उस फ़ोन के स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ के मुंतज़िर थे। हारून ने कॉल पिक कर ली थी। हेलो। उसकी आवाज़ सीन में डूबी हुई थी। हारून, मैं फरवा बात कर रही हूँ बेटे। वो मुस्कुराकर बोली थी। दूसरी तरफ हारून सीधा होकर बैठ गया था। जी बोले आंटी, मैं सुन रहा हूँ। हाले ठीक तो है ना? निकाह हो गया हैर से? वो परेशान हो गया। रात निकाह से पहले बात हुई तो थी बेटा तुम दोनों की, पूछा नहीं तुमने उसका हाल चाल? रात? कब? मेरी तो उससे 4 दिन से बात नहीं हुई। सफ़ीर ने जख्मी नज़रों से हाले को देखा था। यूसुफ सुल्तान ने आंखें मीच ली थीं। पहला झूठ। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई होगी। फिर उन्होंने बात संभाली थी। हाले ने उनके हाथ से मोबाइल ले लिया था। हारून, इन्हें बताओ, उस रात के बारे में तुम जानते हो ना, जब हम दोनों अस्पताल में थे? वो लड़का उमर याद है ना तुम्हें? सच बोलना हारून, इनको बताओ सब कुछ प्लीज़। उन्हें बता दो कि उस रात तुम मेरे साथ थे। हमने उस लड़के का इलाज करवाया था और अगले दिन उससे मिले भी थे। और वो मॉल वाली बात, वो भी बताओ हारून, सब बता दो। उसका लहजा रूंधा हुआ था। हारून कुछ देर खामोश हो गया था और जब बोला तो, क्या कह रही हो? कौन उमर हयात? हाले के कदम बेख्तियार लड़खड़ाए थे। उसकी आंखें बेयकीनी से फटी रह गईं। कौन सी रात, कौन सा अस्पताल, क्या बोल रही हो तुम? उसको लगा था जैसे किसी ने भरे बाजार में उसके मुंह पे जूता दे मारा हो। ऐसी अजियत तो कभी नहीं हुई थी। हम दोनों किसी को अपने साथ अस्पताल लेके गए थे। आर यू क्रेजी? रात से लेकर अभी तक, अब तक, बल्कि सारी ज़िंदगी में ऐसी अजियत, ऐसी ज़िल्लत, ऐसी रुसवाई उससे नहीं देखी थी। उसके वजूद में कोई जंबिश ना होती थी। वो पत्थर के मुजस्मे की तरह एक जगह जम गई थी। कोई मजाक कर रही हो, प्रैंक कर रही हो ना? वो हंसते हुए पूछ रहा था। सारी दुनिया भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे तो हारून शायद तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सफ़ीर ने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से खींचकर ज़मीन पे दे मारा था। सारी दुनिया जब तुम्हारे खिलाफ बोलेगी तो हारून शायद तुम्हारे हक में बोलेगा। सफ़ीर पूरी तरह उसके बाजू झंझोड़ रहा था, उसको गालियाँ दे रहा था। पूरी दुनिया अगर तुम्हें धुतकारेगी तो मैं अपनाऊंगा। सफ़ीर का हाथ उठा था। हाले के सभी चेहरे पे अपनी छाप छोड़ गया था। उमर फासले पे खड़ा था।
वो वहाँ से भागता हुआ आया था। 2, 3, 4 सफ़ीर ने उस पे थप्पड़ों की बारिश कर दी थी, लेकिन हाले के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। हाथ उठाना तो दूर, वो मुझसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। बेगैरत, बेहया लड़की, बदचलन हो तुम, बदकिरदार, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? उसको सफ़ीर की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके कानों के पर्दे पे किसी और की आवाज़ का राज था। तुम मेरी दुनिया हो हाले। वो मुझ पे कभी हाथ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वो मुझ पे हाथ उठाना तो दूर, आवाज़ें कटमट हो रही थीं, चेहरे मिक्सअप हो रहे थे। कि तुम मुझे धोखा दो, घटिया लड़की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेगैरत। वो चिल्ला रहा था। हसीना बेगम और हसन ने आगे बढ़कर उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सफ़ीर ने उसको धक्का देकर हटाया था। उसका सर बुरी तरह फर्श पे लगा था। हसीना ने भागकर हसन को उठाया था। महर अपनी जगह सुन खड़ी थी। फरवा की आंखों में तमस्सुर था। उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। सफ़ीर एक बार फिर उसको मारता कि उमर ने उसका हाथ रोक लिया था। वो उसके हाथ को उसकी पुश पे ले गया था और ज़ोर से मरोड़ा था। यूसुफ सुल्तान वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे, सफ़ीर छोड़ दो, इसको हाथ मत लगाओ। वो कमज़ोर थे, नहीफ थे, यहाँ उनका बस नहीं चलता था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हाले को गालियाँ दे रहा था। हसीना और महर अब फर्श पे गिरी हाले को उठा रहे थे। एक लफ्ज़ और नहीं, वरना यहीं खोपड़ी खोल दूंगा। उमर गुर्राया था, अगर दोबारा इस पे हाथ उठाया तो यह हाथ जड़ से उखाड़ दूंगा, नामर्द कहीं का। उससे हिकारत से ज़मीन पे थूका था। शम्स ने सफ़ीर को उसे छुड़वाने की कोशिश की थी, जिसे उमर ने खुद ही कामयाब कर दिया। उसने सफ़ीर को धक्का देकर दूर हटाया था और खुद हाले के नज़दीक ज़मीन पर बैठ गया था। आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं ज़्यादा? वो उसके पास बैठा फिक्रमंदी से पूछ रहा था। हाले को उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसको बस एक ही आवाज़ आ रही थी, पूरी दुनिया भी अगर तुम्हें छोड़ दे तो हारून शायद वो वाहिद इंसान होगा जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। उसकी आंखों की पुतलियों में कोई हरकत नहीं हो रही थी, बेयकीनी से बेयकीनी थी। शम्स ने आगे बढ़कर उमर को उठाया था। निकल जाओ हमारे घर से और अपनी इस बेहया बीवी को भी ले जाओ, दफ़ा हो जाओ दोनों। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, जाओ यहाँ से। वो उसके सामने खड़े धाड़ रहे थे। हसन अब हाले को उठा रहा था। उसका दुपट्टा उसके कंधों के गिर्द फैला रहा था। हाले साकित सी खड़ी थी। उसे सफ़ीर के भारी हाथों के थप्पड़ भी होश में नहीं ला सके थे। हारून शायद उसको छोड़ सकता है, ये ख्याल ही उसकी रूह को खींच रहा था। हाले, तुम चली जाओ, इस लड़के के साथ चली जाओ। जब तुमने इसके साथ निकाह कर ही लिया है तो उसके साथ चली जाओ। यहाँ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हसीना उसके चेहरे को हाथों में लिए बोल रही थी। हाले की बेयकीनी टूटी थी। अब उसकी आंखों में गम था, दर्द था, तकलीफ थी। मैं क्यों वंजा? मेरा कोई कसूर नहीं। ए मेरे बाबा को सडोए, सब इन उमर ने कीता है। कोई मेरी भी सुन रहा, मैं बेकसूर हाँ। वो अपने बाल नोच रही थी, पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। उसके आंसू फिर से बहने लगे थे। मैं तेरी धी हाँ माँ, थारा हून। मैं क्यों वंजा, किथे वंजा? मेरा तुसां के अलावा कोई का ही नहीं। मेरा एतबार करो, कोई मैं बेगुनाह हाँ। अल्लाह, अल्लाह मैं बेकसूर हाँ। वो अब अपने चेहरे पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे जा रही थी। हसन ने उसके हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं देख रही थी। हारून कोड़ा है, चाची कोड़ी है, मैं सच कलांदी भैया, मेरा यकीन करो। वो रोते हुए ज़मीन पे बैठ गई थी। हसन ने उसको गले से लगा लिया था। यूसुफ सुल्तान पथराई हुई आंखों से उसको देख रहे थे। वो फूट फूट कर रो रही थी। हसन उसको थपक रहा था। शम्स ने आगे आकर हसन को उससे दूर हटाया था और हाले को बाजू से पकड़ लिया था। फरवा भी उनके साथ थी। उन्होंने हाले को दूसरे बाजू से पकड़ लिया था। सफ़ीर बेजारी से ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में तैश था। महर बेआवाज़ रोई जा रही थी। उमर ने उनके करीब आकर हाले का हाथ छुड़वाया था। उसी वक्त फरवा ने आगे बढ़कर खींचकर हाले को थप्पड़ दे मारा था। वो दूसरा थप्पड़ मारती कि उमर उनके और हाले के बीच दीवार बन खड़ा हो गया। फरवा को उठता हाथ उसने रोक लिया था। शम्स बेभर ही तो गए थे। तुम होते कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले घटिया इंसान? दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैं वही होता हूँ जिसकी आप सब ने सुबह से रट लगा रखी है। शोहर, यही लगता है ना आप सबको? फिर ठीक है, यही हूँ मैं। और अगर अब किसी ने हाथ उठाना तो दूर, ऐसा सोचने की भी कोशिश की तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा। वो संजीदगी से बोल रहा था जब हसीना ने हाले का रुख अपनी जानिब किया। चली जाओ हाले, उदा के लिए चली जाओ अपने शोहर के साथ। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारा भी घर खराब हो जाएगा
और तुम्हारी बहन का भी। सफ़ीर और महर का निकाह हो गया है कल रात। अपनी बहन का घर खराब ना करो, चली जाओ हाले। वो रोते हुए उसकी मिन्नत कर रही थी। हाले के दिल को धक्का सा लगा था। सफ़ीर और महर का निकाह? वो बेयकीनी से बड़बड़ाई थी। हाँ बेटी, रात इन दोनों का निकाह हो गया है और तुम तो पहले ही इससे निकाह कर चुकी हो। तुम यहाँ से चली जाओ, अपने पापा के पास जाओ। उनके साथ बेशक वापस आ जाना, लेकिन अभी जाओ प्लीज़। सब लोग इन माँ बेटी को सुन रहे थे। महर की ली आंखों से, सफ़ी नफ़रत से, फरवा मुतमईन और शम्स चुभती नज़रों से। एक यूसुफ सुल्तान थे जो अब तक इस शौक से नहीं निकले थे कि उनके सामने सफ़ीर ने हाले पे हाथ उठाया। हाले ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाती, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये किसी के बाप का घर नहीं है, मैं यहीं रहूंगी। उसका लहजा अटल था। ये मेरा घर है हाले। यूसुफ सुल्तान की बारोब आवाज़ सारे में गूंजी थी। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ से निकल जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी बस शक्ल ही नगीन पे चली गई, तुम उसके जैसा किरदार ना ला सकी। चली जाओ। वो कहकर रुके नहीं थे। लंबे लंबे डाक भरते उस मंजर से गायब हो गए थे। हाले की सारी दुनिया बर्फ हो गई थी, ठंडी, यख। उमर अफसोस से उनको देखता रहा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। पहली दफ़ा, पहला लम्स। वो उसका हाथ पकड़े उसको वहाँ से ले जा रहा था। हसन उसके पीछे गया था। बाहर आकर उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो हिली तक नहीं थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सदमा, दर्द, तकलीफ, पछतावा, दुख, गुस्सा, बेबसी, क्या था जो इस वक्त उसको महसूस नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा हाले। हसन उससे करीब आकर बोला था। हाले ने उसको देखा था। ये उसका वो भाई था जो हमेशा उससे लड़ता था, जो उसकी ज़रा सी गलती भी अपने माँ बाप से छुपाता नहीं था कि उसको डांट पड़वाने का मौका हाथ से न चला जाए। ये उसकी चॉकलेट खा जाता था, ये उसका चार्जर छुपा देता था, उसके पैसे चोरी कर लेता था, उसको जिद करता था, उसके बनाए खाने में नुक्स निकालता था, उसके बने हुए बाल बिगाड़ देता था, उसकी बर्थडे के आधे तोहफे खुद रख लेता था। लेकिन ये वो भी था जिससे आज उसके लिए थप्पड़ खाए, उसका यकीन किया, उससे कोई सफाई नहीं मांगी, उसको गले लगाया। वो जब गिरी तो उसको उठाया, वो जब रोई तो चुप करवाया, उसके लिए लड़ा, उसका मुहाफिज बना। ये कैसा प्यार होता है बहन भाइयों का, जो खुद तो आपको इतना तंग करते हैं कि आप रोने लग जाओ, लेकिन यही आंसू अगर किसी दूसरे की वजह से निकले तो यही बहन भाई उनको चीरने के लिए आ जाते हैं। तुम अम्मा के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो और दादा जान का ख्याल रखना। ओके, मैं पापा को लेकर आऊँगी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे बहुत दूर, हम सब, हम सारी फैमिली। लेकिन इस वक्त तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम समझ रहे हो ना? वो नम आंखों से उसको समझा रही थी। उमर पास ही खड़ा था। वो रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। हाले ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया था। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी हसन, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं सब कुछ फिक्स कर लूँगी। मैं बाबा को लेकर आऊँगी। प्लीज़ तुम इस वक्त मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे जाने दो। वो बेबसी से रोती थी। आई एम सॉरी हाले, आई एम सॉरी। मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता तो ये सब ना होता। आई एम सॉरी, मुझे जाना चाहिए था। मैं तुम्हारा भाई था, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। लानत हो मुझ पे, लानत। हसन, हसन, लिसन टू मी। हाले ने उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर किया था। इन चीज़ों का वक्त नहीं है, मुझे कमज़ोर मत करो। इस वक्त पापा इम्पोर्टेंट हैं। जो कुछ हुआ हम उससे बदल नहीं सकते। तुम अंदर अम्मा के पास जाओ और मुझे अस्पताल जाने दो, ये मेरा हुक्म है। वो तहक्कुम से बोली थी। सरा सरा से फांसे पे खड़े बख्श को इशारे से करीब बुलाया था। वो नम आंखें लिए करीब आ गया था। बख्श, मेरी बात सुनो, तुम हसन का ख्याल रखोगे? कुछ भी गलत हो तो बस मुझे कॉल करना। ओके बीवी, आपका मोबाइल तो नहीं है आपके पास? और ये जूता? उसने हाले के पैर की जानिब इशारा किया था। ये तो फट गया है। वो रोना भूल कर हैरत से बोला था। आप 2 मिनट रुक जाए, मैं अभी आता हूँ। वो उसकी सुने बगैर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा था और फिर 2 मिनट बाद फूली हुई सांसों के साथ वापस आया था। उसके हाथ में सर्द रंग की हिल्स थी। ये उसने अपनी गांव में रहने वाली मंगेतर के लिए खरीदी थी। हाले ने खामोशी से उससे वो हील्स ले ली थी। उमर ने गाड़ी अनलॉक की थी, उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ गई थी। क्यों बैठी थी ये फ़िलहाल वो खुद भी नहीं जानती थी। उमर ने गाड़ी स्टार्ट की थी और कुछ ही लम्हों बाद
वो पक्ष और हसन की नज़रों से ओझल हो गए थे। हसन भाई, अगर हालात नॉर्मल होते तो इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लगती ना। पक्ष बेध्यानी में कह गया था। हसन ने कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था। हालात वाकई नॉर्मल नहीं थे। हारून शायद होटल के कमरे में बैठा चाय पी रहा था। मई का मौसम सितंबर में भी अच्छा खासा सर्द था। उसने ग्रे स्वेटर के नीचे चीनी जीन्स पहन रखी थी। आंखों में गहरी उदासी थी, साथ तशवीश भी। उसे हाले की कॉल पे ये सब बोलकर सही किया ना? हाँ, उसको यही तो कहा गया था। उसे बिल्कुल ठीक किया। खुद को तसल्ली दे रहा था। जब उसको शायद हसैन की कॉल मौसूल हुई। सिग्नल ज़रा कमज़ोर थे। वो अपने कमरे की बैल्कोनी में जाकर खड़ा हो गया और कॉल अटेंड कर ली। हेलो हारून। शायद कि ज़रा पुरजोर से आवाज़ आई। जी पापा, बोलें। वो नॉर्मल लहजे में बोला था। तुम कराची आ जाओ बेटे, आज, बल्कि अभी। फ्लाइट नहीं मिल रही तो गाड़ी से आ जाओ, लेकिन आज के आज कराची पहुंचो। फरहत जज्बात से उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं कल तुर्की जा रहा हूँ पापा, मैं वापस नहीं आ सकता फ़िलहाल। उल्लू के पट्टे, तुम्हारा और हाले का निकाह होने जा रहा है। वो बुलंद आवाज़ से बोले थे और हारून शाहिद ने सांस तक रोक ली थी। तुम आ जाओ बस जल्दी से। यूसुफ साहब ने मुझे कॉल की है, अभी, बिल्कुल अभी। उन्होंने कहा है हारून को बुला लो, आज ही हाले और हारून का निकाह होगा। मेराज भाई से भी बात हुई है मेरी, वो भी कह चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाएंगे। तुम आ जाओ बेटा बस जल्दी से। वो तेज तेज बोल रहे थे। हारून शशर सा खड़ा था। उसको अब तक यकीन नहीं आया था। कल रात क्या हुआ था पापा? उसे खुद को बोलते सुना। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। शायद हुसैन बुझ से गए थे और फिर चंद लम्हों बाद उन्होंने मुख्तसरन सारी बात कह सुनाई थी। हारून के कांटों तो लहू नहीं बदन में। ये मैंने क्या कर दिया? वो बड़बड़ाया था। कुछ कहा तुमने? स्पीकर से आवाज़ गूंजी थी। मैंने जुल्म कर दिया है पापा, बहुत बड़ा जुल्म। उसे कॉल काटती थी। वो बैल्कोनी के ठंडे फर्श पर उकड़ूं बैठ गया था। उसकी आंखें भी यकीनी से फटी फटी रह गई थीं। काफ़ी देर तक वो उसी तरह बैठा रहा। उसको अपने समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे एयरपोर्ट पर खड़ी हाले याद आ रही थी। ना जाओ ना हारून, मेरी गट फीलिंग्स कहती हैं तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तुम मत जाओ। उसे स्पीकर से आती हाले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सच बोलो हारून, सच। या खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? उसे अपना सर हाथों में गिराया था। उसका मोबाइल एक बार फिर बज रहा था। उसके मोबाइल की चकमकाती स्क्रीन पे पापा कॉलिंग लिखा आ रहा था। उससे कांपते हाथों से कॉल अटेंड की थी। तुमने कॉल क्यों काट दी यार? वो कहाँ हो, निकले हो या नहीं? वो झुंझुलाए हुए थे। मैं आ आ रहा हूँ पापा। उसकी हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली थी। शाहिद ने गौर नहीं किया था। वो कॉल काट चुके थे। हारून लड़खड़ाते कदमों और भारी दिल के साथ उठा था। मैं सब कुछ फिक्स कर लूँगा, सब ठीक कर दूँगा। मैं हाले से माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, सही, ठीक, बिल्कुल सही। माफ़ी के बाद तो सब सही हो जाता है। क्या वाकई? मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वो उससे बड़बड़ाते हुए बोला था और फिर जल्दी से कमरे में वापस आया था। अपनी सारी चीज़ें वहीं छोड़कर वो भागता हुआ होटल की सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसके हाथ में बस एक चीज़ थी, गाड़ी की चाबी। हाल ही उसकी हो जाए और ये उसके लिए सारी दुनिया मिल जाने के मुतरादिफ था। उसे और क्या चाहिए था? थोड़ी देर बाद वो मसरूर सा गाड़ी में बैठा इस्लामाबाद जा रहा था। वहाँ से एयरपोर्ट, फिर सीधा कराची। वहाँ पहुँचकर बस एक कागज़ पे साइन और सारी दुनिया उसकी हो जाएगी। फैंटेसी वर्ड कितनी हसीन होती है ना। उसी लम्हे, बिल्कुल उसी लम्हे, हकीकत ने हारून शाहिद को एक ज़ोरदार थप्पड़ सी दिया था। उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी किसी बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। हारून शाहिद ने ब्रेक लगाई थी। गाड़ी के टायर पूरी तरह चिरचिराए थे। हकीकत का लगाया हुआ थप्पड़ कितनी ज़ोर से लगता है ना। वो दोनों अस्पताल में दाखिल होते ही रिसेप्शन डेस्क की तरफ भागे थे। डेस्क पे बैठी लड़की ने उनको तमाम मालूमात फराहम कर दी थी। घर से अस्पताल के रास्ते में उमर एक जगह रुका था। उसका मोबाइल पूरी तरह टूट गया था। रास्ते में जहाँ वो रुका था वहाँ से वापसी पे उसके हाथ में एक नया मोबाइल था और कुछ और भी था जिसको उससे मुट्ठी में दबा रखा था। हानि ने सवाल नहीं किया और उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। वो उसके साथ बस इसलिए थी कि वो अपने बाप के सामने उसकी असलियत खोल सके। वो दोनों जब मतलूबा वार्ड तक पहुँचे, सामने से शाहिद हुसैन ने उसको देख लिया था। हाले ठहर सी गई। वह तकरीबन दौड़ते हुए हाले के करीब पहुँचे थे और हाले को गले लगाया था। काफ़ी देर तक उसको थपक थपक कर तसल्ली देते रहे। उन्होंने उमर को देखकर भी नज़रअंदाज किया था। भाईजान अंदर हैं, आओ। वो उसको बाजू के हल्के में लिए अंदर चले गए। उमर ने अंदर आना चाहा, लेकिन शाहिद ने उसके मुंह पे
दरवाज़ा दे मारा। वो लब कुचलता वहीं खड़ा रह गया। हाले को अंदर छोड़कर वो खुद बाहर निकल गए थे। हाले के सामने वो वजूद था जिसने उसको सिर्फ बाप ही नहीं माँ बनकर भी पाला था। हसीना ने बस उसको पैदा किया था। उसके साथ रातों में जागने वाले मिराज थे, उसको घंटों अपने सीने पे सुलाने वाले मिराज थे। उसका खाना पीना सोना जागना सब उन्होंने ही किया था। वो शख्स हाल ही के लिए क्या था, ये तो कोई उससे पूछता। वो उसका मुहासिस था। अगर आज वो हाले के साथ खड़ा होता तो किसी की जरूरत थी जो हाले पे हाथ उठाए। वो हाले के लिए भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे। वो अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के अंदर खड़ी थी, मुंह पे हाथ रख कर हिचकियों को रोकने की कोशिश करती और फिर पूरी तरह नाकाम होती। उसकी आहट पे मिराज ने आंखें खोली थीं। वो एक ही रात में कमज़ोर और नहीफ हो गए थे। उनकी हालत रात के मुकाबले अब बहुत बेहतर थी। वो तकियों के सहारे लेटे थे, हाले को सामने देखकर उनको जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। उन्होंने हाले को करीब बुलाया था। हाले वहीं जमी खड़ी थी, उसके कदम हिलने से इनकारी थे। उसके आंसू रवानी से बह रहे थे। अपने वालदेन को अपने पर गुस्सा या सख्ती करते देखकर बुरा लगता है, लेकिन अपने वालदेन को अस्पताल के बेड पर लेटे देखकर सांस रुकता है, दिल बंद होता है, सीने में जैसे कोई जकड़ने लगता है। हाले यहाँ आ जाओ बेटे। उनकी कमज़ोर सी आवाज़ पे वो भागकर उनके पास गई थी और उनके सीने से लग गई थी। बाबा, मेरे बाबा। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसका पूरा जिस्म हचकोले खा रहा था। वो उसका सर दबक रहे थे, उसका सर चूम रहे थे। मेरी हाले, मेरा बच्चा। मैं भागी नहीं थी बाबा, वो हिचकियों के दरमियान बोली थी। आई ट्रस्ट यू बेटे। और बस ये अल्फाज, इन अल्फाज से उसको नई जिंदगी अता करती थी। उसके पास उसका बाप था। हाले को सारी दुनिया बेकार लगी थी। वो अब भी रो रही थी। उसके आंसुओं ने महराज की अस्पताल वाली शर्ट गीली कर दी थी, लेकिन उसके आंसू जैसे ख़त्म ही नहीं होते थे। महराज ने उसको रोका नहीं। वो रोती रही और महराज उसका सर दबकते रहे। तकरीबन 10 मिनट बाद उससे अपना सर उठाया था। उसकी आंखों में सुर्ख टोरे थे। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, लेकिन वो उसकी आंखें नहीं देख रहे थे, उसके गालों को देख रहे थे। उसकी रंगत की वजह से, सफ़ीर के भारी हाथों की वजह से उसके चेहरे पर निशान पड़ गए थे। मिराज को यही निशान अपने दिल पे पड़ते महसूस हुए। किसने किया है ये? वो बदकत बोल पाए थे। हाले ने नसें झुका ली थीं। मैं पूछ रहा हूँ, किसने किया है ये? वो भरमी से बोले थे। सफ़ीर और चची जान, वो रूंधी हुई आवाज़ से बोली थी। मैं सबसे हिसाब लूँगा हाले, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पे नहीं, मेरे दिल पे लगे हैं। एक एक को हिसाब देना होगा। वो उसकी गाल को उंगलियों के पोरों से छूते हुए बोल रहे थे। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों के दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आया था। उमर को कैसे जानती हो तुम? उन्होंने खामोशी को तोड़ा था। हाले चौंकी थी। उमर, वो उसका नाम इतना फ्रेंकली कैसे ले रहे थे? हाले की आंखों से शोले निकलने लगे। उसके लहजे में नफरत खुद ब खुद तोड़ती चली आई थी। उस घटिया इंसान ने मुझे किडनैप किया है बाबा। उससे मुझे सारी रात अपनी गाड़ी में कैद रखा। उससे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी 2 टके की सो कॉल्ड मोहब्बत ने मेरी इज्जत हराब कर दी। मुझे मेरे ख़ानदान, सारी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। अब बस ठीक हो जाए, फिर सारी दुनिया देखेगी मैं उसके साथ करती क्या हूँ। उसके लहजे में ढूंढने से भी नफरत के अलावा कुछ और नहीं मिलता था। महराज खामोशी से उसको सुनते रहे और जब बोले तो बस इतना। उमर ऐसा नहीं कर सकता। उनका लहजा आदमी था। हाले ने शाकी नसों से अपने बाप को देखा था। उमर कहाँ है हाले? क्या वो यहाँ आया है? कल रात तुम उसके साथ थी। वो कहाँ है हाले, बोलो बेटा। ओ मेरे खुदाया, तुम उमर के साथ थी, फिर तो तुम बिल्कुल सेफ थी। आप उसको कैसे जानते हैं? आपके उसके साथ फर्स्ट नेम टर्म्स हैं बाबा। वो कौन है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? उससे उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। हाले, अगर मैं तुमसे एक चीज़ मांगूँ तो दोगी? उन्होंने भी उसकी बात का जवाब दिए बगैर संजीदगी से पूछा था। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उनको देखती रही। मेराज ने उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिए थे और सुकून से बोले थे, तुम उमर हयात से निकाह कर लो हाले। ये मेरी ख्वाहिश है, शायद आखिरी ख्वाहिश। उनके लहजे में कुछ ऐसा था कि ठटका जाए, लेकिन हाले इस वक्त उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। वो बस शशतर सी उनको देखे गई। गम, बेबसी, गुस्सा, क्या था जो उसकी आंखों में नहीं था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बेयकीनी से बोली थी। हाथ छुड़ा लिए थे और उठ खड़ी हुई थी। आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। आप बदनामी से डर रहे हैं ना? आपको लगता है मेरी शादी ना हुई तो आप बदनाम हो जाएंगे। मैं आप पे बोझ बन गई हूँ ना, है ना?
मुझसे बेजार हो गए हैं आप। उससे मुझे किडनैप किया है, मुझे हब्से भेजा में रखा, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और आप कहते हैं मैं उससे निकाह कर लूँ। क्यों बाबा क्यों? क्या इतनी भारी हो गई हूँ आप पे? इतना बेमोल कर दिया आपने मुझे, क्यों? वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक गई थी। उमर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। हाले ने मुड़कर नफ़रत से उसको देखा था। उमर ने नसें चुरा ली थी। ओह! तो आप भी आ गए। द लेजेंडरी द ग्रेट उमर हयात साहब। बस सजाया हँसी थी। आए, आप ही की तो कमी है जनाब। मेरे घर में तो मेरी इज़्ज़त का तमाशा बनते देख ही चुके हो। अब यहाँ मेरे बाप का मुझसे बेज़ार होना भी देखो। मुबारक हो उमर हयात। तुमने मुझसे मेरा आखिरी रिश्ता भी छीन लिया। उसके आखिरी जुमले में ऐसा दर्द था कि उमर ने आंखें उठाकर उसको देखा था, लेकिन वो दरवाज़ा ठा की आवाज़ से मारती जा चुकी थी। उमर ने अपने सामने बेड पे लेटे मेराज को देखा। उनकी आंखों में ज़ख्मी सा तासुर था, उनकी आंखों में शिकायत थी। उमर के दिल को कुछ हुआ था। वो मरे मरे कदमों से उनके करीब बेड पे बैठ गया था, उनका एक हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया था और आंखें उठाकर उनकी आंखों में देखा था। तुम हाले को जानते थे और तुमने मुझसे छुपाया, वो ज़ख्मी लहजे में बोले थे। मैं नहीं बता सका। उसका लहजा धीमा था, शर्मिंदा सा। मैंने कल रात तुम्हें इतनी कॉल्स की। एक और गिला। मैं हर पुकार का उजाला करूँगा। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। वो वाकई शर्मिंदा था। मैं तुम्हारे घर भी आया था। उमर ने आंखें मीच ली थीं। अगर तुम मुझे बता देते तो ये सब नहीं होता। उमर, मेरी बेटी की बहुत रुसवाई हुई है। उसका दिल टूटा है। मैं उसका दिल कैसे जोड़ूंगा? उनकी आंखें नम होने लगी थीं। उमर लब काटता रहा, खामोश, बिल्कुल चुप। सफ़ीर ने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। तुमने उसका चेहरा देखा था उमर? उसके चेहरे पे कैसे निशान है? तुमने देखा ना? उसके हाथ नहीं टूटे, उसके हाथ टूट जाते उमर। वो बच्चों की तरह उमर से शिकायत कर रहे थे। ऐसे हाथों को टूट जाना चाहिए। उससे ताकीद की थी। तुम जानते हो ये सब किसने किया है? फ़हीम मिर्ज़ा ने। और उसने ये सब मिसेस सुल्तान के कहने पे किया है। उसके लहजे में तपिश सी धार आई थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है? वो हैरान नहीं हुए थे। ये उनके दिल की बात थी, जैसे करने से वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन उमर ने कह दिया था। ना मेरे पास कोई सबूत है ना गवाह। मेरे पास बस एक गवाही है मेरे दिल की, और यहाँ दिलों की गवाही पे कोई यकीन नहीं करता। लेकिन जज साहब, आप देखिएगा, एक दिन मेरे पास गवाह भी होंगे और सबूत भी, और उस दिन उनका फैसला उमर की अदालत में होगा। आप देखिएगा। उसका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी एक बात मानोगे? उनके लहजे में आस थी। मैं मान लूँगा, वो नहीं मानेंगी। वो उनके बोलने से पहले समझ गया था। वो कभी नहीं मानेंगी, नफ़रत करती हैं वो मुझसे। तुम मनाओ उसको उमर। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कुछ करो, मैं उसको महफूज हाथों में देना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं अपनी बेटी की वजह से मजबूर हूँ। उमर, उसे मनाओ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उमर को लगा था जैसे कोई उसके दिल को आरी से काट रहा हो। निकाह के लिए आपको मेरा असल नाम लेना होगा। क्या आप ले सकते हैं? मैं तो ले लूँगा, लेकिन क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? क्या तुम मुझे उसी रिलेशनशिप टाइटल से पुकारोगे जिसका मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ? उनके अंदाज में चैलेंज था। 10 मिनट के अंदर मैं उनको ले आऊँगा। आप काजी बुला लीजिए। वो उनका हाथ नरमी से छुड़ा कर उठा था। मेराज ने उसको जाते देखा था। वो जानते थे 10 मिनट बाद वो हाले को ले आएगा। मरी की उस सुनसान रोड पे हारून शायद अपनी गाड़ी से उतरा था। वो गुस्से में लगता था। सामने वाले आदमी के हाथों में एक खून से लथपथ 8-9 साला बच्चा था। हारून ने नजर चुरा ली थी। आप मेरी गाड़ी के सामने क्यों खड़े हैं? हट जाए यहाँ से। मुझे कहीं जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ भाई। वो झुंझलाया हुआ था। साहब, मेरे बेटे को शिकारियों की गोली लग गई है। आपको खुदा का वास्ता है, हमें अस्पताल छोड़ दो। यहाँ से बहुत दूर है अस्पताल। मेरा बेटा मर जाएगा। खुदा के लिए रहम करो साहब। वो 40-45 साल आदमी रोते हुए हारून की मिन्नत करने लगा था। हारून ने नफ़ी में सर को हिलाया था। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। मेरा निकाह है, मुझे पहुंचना है। मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। आई एम सॉरी। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। वो जाने को मुड़ा था जब वो आदमी खगियाने लगा। साहब, आपको खुदा का वास्ता है, आपके घर में भी बच्चे होंगे। मेरा बेटा मर जाएगा। ये मेरी वाहिद औलाद है। खुदा के लिए मुझे अस्पताल छोड़ दो। निकाह तो हो ही जाएगा आपका। हम पे रहम करें। मेरे बच्चे की हालत ख़राब हो रही है। आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ मैं, कोई एक गाड़ी नहीं गुजरी। वो बाकायदा रोने लग गया था। हारून के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो ठीक बना रहा।
आप थोड़ी देर वेट कर लें, कोई और आ जाएगा। लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। भाई आप सामने से हटें, वो आपकी सख्ती से बोला था। उसी वक्त उस बच्चे की हल्की सी कराहने की आवाज़ आई। वो आदमी तड़प उठा था। रुस्तम बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो रुस्तम, इधर देखो मुझे। बेटा, मेरा बेटा, अब्बू की तरफ देखो रुस्तम। वो बार बार अपने बेहोश होते बेटे को पुकार रहा था। हारून शायद वहीं जम गया, पत्थर के बुत की तरह। उसके कान साए साए करने लगे, उसका सारा जिस्म कांपने लग गया था। रुस्तम, 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 बस एक यही नाम उसके कानों में गर्दिश कर रहा था। वो मुड़ा था, सफ़ेद लट्टे की मानिंद चेहरा लिए वो मुड़ा था। व्हाट डिड यू जस्ट से? वो उस आदमी को देखकर बड़बड़ाया था। वो नासमझी से हारून को देखे गया। साहब आप क्या कह रहे हैं? इसका नाम क्या है? वो बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोला था। साहब रुस्तम, रुस्तम खान। वो रुक रुक कर बोला था। गाड़ी में बैठो जल्दी। हारून उसको देखे बगैर बोला था और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वो रुस्तम को मरने नहीं दे सकता था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाकर उसके सारे ट्यूब्स क्लियर कर चुका था। रुस्तम की हालत अब खतरे से बाहर वो बताई जा रही थी। उसका बाप और बाकी रिश्तेदार हारून को दुआएं देते नहीं थकते थे। अब वो मोबाइल कान से लगाए अस्पताल के पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। हाँ, अगली फ़्लाइट कब की है? वो मसरूफ़ सा पूछ रहा था। सर, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से सब फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। कल तक अगली कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। आई एम सॉरी। फ़ोन से आने वाली आवाज़ से जैसे हारून के दिल पे पैर रखा था। उसे कुछ कहे बगैर कॉल काट दी थी। उसी वक्त उसका फ़ोन बजने लगा था। उसे कॉल अटेंड की थी। पापा, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, फ़्लाइट नहीं मिली। वो मसरूफ़ सा बोला था। अब ज़रूरत नहीं रही हारून। उनका लहजा उदास था। हारून ठटका था। क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? हाले तो ठीक है ना? पापा कुछ बोलें यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरा आज भाई हाले का निकाह उसी उम्र हयात से करवा रहे हैं। वो कहते हैं जब तुम मुसीबत के वक्त नहीं पहुंच सके तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उनसे बात करें, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं रात तक आ जाऊंगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करें। मैं यहाँ प्रॉब्लम्स में फंस गया था। पापा, आप उनको थोड़ी देर रोक लें, मैं कुछ करता हूँ। मैं आ जाऊँगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दें। उसे लगा था जैसे कोई उसकी रूह खींच रहा हो। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ हारून। अगर तुम अब तक पहुँच गए होते तो ये सब होता ही ना। तुमने देर कर दी बेटे, अब तो काजी भी आ चुका है। उन्होंने कॉल काट दी थी। हारून शाहिद के मुंह पे जैसे खोलता हुआ तेल डाला गया था। उसके सीने में जैसे कोई उसको जकड़ रहा था। उससे अपना मोबाइल पूरी कुव्वत से गाड़ी के शीशे पे दे मारा था। ओह शिट, ओह शिट शिट शिट। वो हलक फाड़ कर चिल्ला रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? शिट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अल्लाह, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। वो ज़मीन पे बैठा चिल्ला रहा था। ये नहीं हो सकता। अल्लाह, आप ऐसा नहीं कर सकते। हर बार मैं ही क्यों? हर बार हारून शाहिद ही क्यों? नहीं अल्लाह नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। आप हाले को मुझे देकर फिर छीन रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो ज़मीन से उठकर अब अपनी गाड़ी को बूट से ठोकर मार रहा था। कभी हाथ से मुक्के बना बनाकर गाड़ी पे मारे जाता और चीखता जाता। नहीं अल्लाह, नहीं, प्लीज़ अब उसे मुझसे मत छीने। कोई देकर नहीं छीनता। ऐसा कोई नहीं करता अल्लाह, ऐसा कोई नहीं करता। उसका गम बड़ा था। उसे वक्त चाहिए था।